मैं बोलता हूँ तो मुझे ट्रोल किया जाता है, मुझे बदनाम किया जाता है, मुझे बददुआएं दी जाती है। मुझे कितना मेरे सोशल मीडिया पे सुनील पाल ऑफिशियल कॉमेडी मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर कितनी गालियां आती हैं। जो गाली गलौज वाला कंटेंट कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट किया जाता है, और जो अच्छी बात कर रहा है उसको गाली गलौज दी जाती है। डाउनफॉल दो तरह का होता है, एक आपका काम की वजह से डाउनफॉल हो गया, एक होता है साजिश के तहत डाउनफॉल। इस आदमी का बाइकआउट करो, इसको काम मत दो, ग्रुपिज्म करो, फेवरेटिज्म करो, सारे इज्म मेरे साथ की। क्या ये बात सच है जो मुझको पता है कि आपने कई बार कोशिश की कपिल शर्मा की टीम को ज्वाइन करने के लिए? टीवी शोज में मेरे पत्ते काटते थे। जब नए शो शुरू हुए ना, सब लाफ्टर चैनल के बाद, लाफ्टर चैनल के बाद भी जितने शोज हुए सब में मेरे पत्ते काटे गए। ये महिला होने का गलत फायदा उठा रही है, तो इनको मैं महिला, पहले तो मैं महिला नहीं मानता। ये राक्षस नहीं है। 100 में से 80 बेईमान। कितने प्रतिशत? 80% को बेईमान बेईमान ये शब्द इस्तेमाल किया कि उसी की देन है। ये समझ लीजिए कि आपको अगर पागल होना है या आपकी डिग्निटी खत्म करनी है तो चले जाओ बिग बॉस। पिछले कुछ समय से आप जो है वो चर्चाओं में इसलिए हैं क्योंकि आपका गुस्सा जो है बहुत ज्यादा बाहर निकल के आ रहा है। ये गुस्सा क्यों? आज मेरे साथ मौजूद है कॉमेडी किंग, और कोई और नहीं, आप जान गए होंगे, सुनील पाल। सुनील पाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी सैली पॉडकास्ट में। और हम आपको बता दें कि सुनील पाल जी की कॉमिक टाइमिंग इतनी स्ट्रांग है कि जब भी इनको मिलते, कोई भी टॉपिक पे बात करें तो ऐसे इंस्टेंट चीज़ें निकलती हैं आपके मुंह से जिसको सुनने के बाद हम हैरत में पड़ जाते हैं। आपने अभी भी बैठ के बना लिया सब कुछ। ये चीज़ आपके अंदर बिल्टअप है या आप इस पर वाकई बहुत काम करते हैं? मेरी सहेली देखने वाले मेरे दोस्तों को, तमाम दोस्तों को मेरा नमस्कार, प्रणाम है। और इम्तियाज़ भाई से मैं कहना चाहता हूँ कि इंतहा हो गई इम्तियाज़ की। इम्तियाज़ भाई, इतना लंबा इंतज़ार क्यों करवा दिया? हम लोग सहारा में मिले थे, उसके बाद आज मिले हैं, इतना बेसहारा क्यों कर दिया आपने मुझे? अब ये वक्त की बात है देखिए, और शायद आज ही डेस्टिनी लिखी थी, आज आपसे मुलाकात होना था। जैसे आपने मुझे सवाल पूछा कि कैसे हम लोग क्या करते हैं, देखिए, क्या ऑडियंस को ही मैं अपने सर्वे मानता हूँ। वही हमारे लिए अन्नदाता भी है, वही हमारे अन्नदाता भी है। वही हमारे लिए, वो भीड़ नहीं लीड है, वो क्राउड नहीं प्राउड है। वही वो हमारे लिए वो जनता जो है वो सब जानता है। वो लोगों की पब्लिक भी है और पब्लिक का लोगो भी है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि स्टेज हमारे लिए हर तरह से पूजनीय है, और हम पब्लिक के सामने जा पाते हैं, काम कर पाते हैं, ये परमात्मा की कृपा है, गुरुओं का आशीर्वाद है, माता पिता की कृपा है। ये सब कुल मिला के कोई ना कोई बहुत बड़ी एनर्जी है जो हमारे साथ करती, वरना बहुत ही साधारण जीवन भी है, बहुत साधारण सा कदकाठी भी है, बहुत साधारण सा जीवन भी है। उसमें मुझे नहीं लगता कि हम अपनी तरफ से कुछ कर पाते। कोई ना कोई शक्तियाँ हैं, कोई ना कोई आशीर्वाद है, कुछ ना कुछ है जो हमको इस साधारण से जीवन में ये छोटा सा, जो हम भी अलग से कुछ काम कर पाते, सीख पाते हैं। वो सब वातावरण है, पॉजिटिव वातावरण है, पॉजिटिव वेव्स है, पॉजिटिव वाइब है, और पॉजिटिव वाइफ भी है। तो ये सारी चीज़ें मिलके कुल मिला के वातावरण है। और पिछले काफ़ी समय से हमेशा सुनील जी जो है अपने एक कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं हमेशा, लेकिन पिछले कुछ समय से आप जो है वो चर्चाओं में इसलिए हैं क्योंकि आपका गुस्सा जो है बहुत ज़्यादा बाहर निकल के आ रहा है। ये गुस्सा क्यों आखिर? मतलब गुस्सा नहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि एक मेरी रिक्वेस्ट है, एक मेरा आग्रह है, एक मेरा प्यार भरा संदेश है। क्योंकि मैं देश और दुनिया में प्रोग्राम करने जाता हूँ तो हर तरह के पत्रकार, आप जैसे मित्र मुझे मिलते हैं और यही प्रश्न पूछते हैं जैसे आपने पूछा कि कॉमेडी में वल्गैरिटी आ रही है, डबल मीनिंग आ रही है, हम अपने परिवार के साथ नहीं देख पा रहे हैं, अपने बच्चों के साथ नहीं देख पा रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत गंदगी आ गई है। इसके लिए आपके पास मुझसे सवाल पूछते हैं, जैसे मैं ही करता हूँ, मुझसे सवाल पूछते हैं कि आपका क्या जवाब है। तो मैं कहता हूँ मैं तो नहीं दिख करता हूँ, जो लोग करते हैं उनसे पूछिए आप। बोले नहीं, ये बात उन तक पहुँचाइए ताकि एक एंटरटेनमेंट जो है साफ़ सुथरा हो। तो मैंने कहा हम तो यही कोशिश करते कि पब्लिक के सामने दिल, दिमाग, आंखें, आवाज़, नेचर, नीयत और कंटेंट, दिल, दिमाग, आंखें, आवाज़, नेचर, नीयत और कंटेंट हमेशा साफ़ सुथरा होना चाहिए। ऐसा हम हमेशा प्रयत्न करते हैं। अब जितना हमारे हाथ में वो करते हैं। और अब तो जैसा आपने कहा कि मुझे गुस्सा आता है, गुस्सा नहीं, असल में जब मैं ये कहता हूँ तो लोग मुझे ट्रोल करने आ जाते हैं, लोग मुझे बुरा भला कहने आते हैं, जैसे मैंने कोई गलत बात कर दी। मैं तो यही कहता हूँ भाई, कॉमेडी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, कला पूजनीय है, अच्छा कंटेंट, अच्छी बातें होनी चाहिए ताकि पूरा परिवार बैठ के देखे। तो इसमें पता नहीं लोगों को क्या बुरा नज़र आता है, क्या बुरा लगता है कि लोग मुझे ट्रोल करने आते हैं। ट्रोल आर्मी पूरी
मेरे पीछे पड़ जाती है, मुझे भला बुरा कहती है, गालियाँ देती है, जिसका मेरे परिवार पे भी बुरा लगता है, मेरे दोस्त यार को भी बुरा लगता है। और कई लोगों ने मुझे बोला, यार तुम क्यों बोलते हो, तुम क्यों बोलते हो। मतलब मुझे एक ही आदमी बोलता है, उसको भी बोलने में रोका जा रहा है। देखिए किस तरह से एक आतंक, मेरे फिर मैं उनको आतंकवादी कहता तो बुरा लगता है उनको। यस। देखिए पहले एक कहावत थी कि जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन अब आज जो है वही बिकता है जो दिख मतलब बिक वही रहा है जो दिख रहा है। बराबर। तो अब लोगों को वही पसंद आ रहा है। मतलब आप मानते हैं कि क्या समाज अब जो है ना वो सब ये नहीं रह गया, समाज को वही सब चीज़ें चाहिए जो गाली गलौज से भरी हो, तभी उसको हंसी आएगी। और आप लोगों की जो कॉमेडी हुआ करती थी, जो है अभी भी, वो एक रूह वाली कॉमेडी थी। मतलब आप समझ रहे, लोगों के दिमाग और दिल तक जाती थी। हाँ तो वही तो मैं, यही तो मेरा कहना है कि भाई देखो, हम पब्लिक के लिए करते हैं, जनता के लिए करते हैं, और कोशिश ये होनी चाहिए कि हम ऐसी बात करें कि जो बच्चा सुन रहा है वो भी कल को बड़ा होके उस चीज़ को दोहरा सके, कर सके। लोगों तो पूरे परिवार के लिए होना चाहिए। जैसा हम लोग पहले फिल्में देखते थे, टेलीविज़न देखते थे, लोग अब उसमें जब मैं करता हूँ तो लोग भड़क जाते हैं, पता नहीं क्यों भड़कते हैं। मैं तो कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ, जिन पे भड़कना चाहिए उन पे नहीं भड़कते हैं, उनको खुली छूट दे रखी है। सुनील जी, ये जो कॉमेडी जो है जो वल्गर होती जा रही है, मतलब हमेशा हम लोग आप लोगों को जो देखा वो बहुत ही अच्छी गुदगुदाती थी कॉमेडी, लेकिन ये जो वल्गैरिटी जो आ गई है, तो आपको क्या लगता है ये जो जेंजी है ये इसको ज़्यादा देखना चाह रही है, ये इसको प्रमोट कर रही है? क्योंकि हम जो देखिए जो कॉमेडी जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं उनको देखते हैं, उनके शोज़ में सब जेंजी ज़्यादा हमको नज़र आते हैं, सीनियर्स या मतलब अधेड़ उम्र वाले तो कोई नज़र नहीं आते उसमें। अब आप देखिए जेंजीस, अगर आप हमारे जो युवा किशोर अवस्था वाले 18-19 साल के बच्चों को कह रहे हैं, तो हम तो जहाँ भी शो करने जाते हैं ये सारे बच्चे वहाँ भी आते हैं। और हम कॉलेज में, स्कूल में भी फंक्शन करने जाते हैं, वहाँ पर भी ये बच्चे हमें पसंद करते हैं, हमारे पुराने एक्ट की फरमाइश करते हैं, है ना। और जहाँ भी हम लोग जाते हैं प्यार से मिलने आते हैं, बहुत प्यार से एंजॉय करते हैं। इनको तो मैं प्यार से यूथ फेस्टिवल कहता हूँ, क्योंकि इनको देख के सीख नहीं मिलता है। हमको लगता है ये हमारे युवा है, देश का भविष्य, और सामने बैठ के अगर मैं वो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि मैं देश का भविष्य खुद देख पा रहा हूँ सामने। तो वो चेंजेस जो है वो तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई, और बहुत अभी जैसे आप टीवी के प्रोग्राम उठा के देख लीजिए, सिंगिंग के प्रोग्राम उठ के देख, 17-18 साल के बच्चे कितना काम कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। ऐसे आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये 18-19 साल के बच्चे जो है वो जेंजिस नहीं है, या जेंजिस को बदनाम किया जा रहा है। कुछ बच्चे हैं जो थोड़े से शायद आउट ऑफ कंट्रोल होंगे, या माँ बाप की बात नहीं सुनते होंगे, या माँ बाप ने उनको ऐसी परवरिश दी होगी कि वो इस टाइप के घटिया कंटेंट को कंज्यूम करते हैं। वरना आप देखिए, थिएटर में देखिए, फिल्मों में देखिए, सिंगिंग में देखिए, स्पोर्ट्स में देखिए, एजुकेशन में देखिए, पॉलिटिक्स में देखिए, हर प्रोफेशन में देखिए, आपको मेडिकल में देखिए, सब हमारे युवा बड़े मेहनती और बड़े और अच्छी चीज़ों को कंज्यूम करते दिखाई देते हैं। और ऐसे में अगर सिर्फ जेंजिस पर ये आरोप लगाया जाता है कि उनको देखने के लिए लोग आते हैं, तो इसमें मुझे थोड़ा सा, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो जैसे कह सकते हैं ना यहाँ के ना वहाँ के, खामोखा अपने आप को थोड़ा कूल दिखाने के चक्कर में टिकट खरीदते हैं। और ये सब इसमें माध्यमों का भी कसूर है। OTT भी आ गई है, आपके मीडिया वालों ने बहुत उनको सलाखों पे चढ़ा दिया है। एक लड़की बहुत अच्छा मेहनत कर रही है, उसको मीडिया वाले नहीं दिखाएंगे, हाईलाइट नहीं करेंगे, लेकिन एक लड़की ने कम कपड़े पहने तो उसके दिन रात उसकी न्यूज़ दिखाते रहेंगे, आज इसने ये पहना, आज उसने ये पहना, आज ये खा रही है, आज वो, जैसे उसने बहुत बड़ा कोई तीर मार दिया हो देश के लिए। तो ये भी गलत मैसेज जाता था। एक लड़की अगर, बिगड़ी हुई लड़की अगर ऐसा कुछ करती है, या बिगड़ा हुआ लड़का कुछ ऐसा करता है, तो बाकी जो युवा था, क्योंकि बेचारे उतने तो विकसित नहीं है दिमाग से, उनको लगता है कि यार सक्सेस का यही फार्मूला है, इसी तरह से किया जा सकता होगा, ऐसा किया जाता है। जब वो अपने एज में आते हैं, 20-25 साल की एज में कमाने धमाने लगते हैं, जब बाप कमाई से लेके आप कमाई पे आ जाते हैं, तब उनके अपने पैसे का, अपने समय का, अपनी शिक्षा का, अपने आप का वैल्यू उनको पता चलता है, अपनी ज़िंदगी का वैल्यू पता चलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें माध्यम भी, जो हमारा मीडिया है, वो भी बराबर का कसूरवार है। तो आपकी जो नाराज़गी है जैसे मुनव्वर को लेके और दूसरे कॉमेडियंस को लेकर, तो वो क्यों है? नाराज़गी से ज़्यादा मैं कहता हूँ भाई इसमें क्या बुरा है। अगर मैं कहता हूँ कि गाली गलौज नहीं होना चाहिए, साफ़ सुथरी कॉमेडी होनी चाहिए। तो उनको तो कोई देख ही रहा है ना।
तो देख रहे हो तो देख लो। तो मैं तो भाई ये कहूँगा भाई, जो मुझे दुनिया भर के मीडिया वाले, आपने भी ये सवाल किया, ऐसे हर मीडिया वाला यही सवाल करता, तो आप सवाल करने वाले झूठे हैं, ये देखने वाले सच्चे हैं। अब वो फैसला आप करते रहिए। भाई मैंने कोई ठेका नहीं रखा, मैं बोलता हूँ तो मुझे ट्रोल किया जाता है, मुझे बदनाम किया जाता है, मुझे बददुआएं दी जाती है, मुझे कितना मेरे सोशल मीडिया पे सुनील पाल ऑफिशियल कॉमेडी मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर कितनी गालियाँ आती हैं, मेरे कंटेंट को रोक दिया जाता है, मुझे मेरे फैमिली वालों को गाली दी जाती है, परेशान की। Pregnancy is not just 9 months, it's a journey of love and care. With 9 and beyond, you get guidance that blends modern medical science with the timeless wisdom of Garv Sanskar. Daily activities, meditation, yoga, and masterclasses. Everything you and your baby needs to thrive, because you and your baby deserves the very best. Download 9 and beyond today. जो गाली गलौज वाला कंटेंट कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट किया जाता है, और जो अच्छी बात कर रहा है उसको गाली गलौज दी जाती है। तो ये घोर कलयुग आ गया है। सवाल आप करते हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई हम परेशान हैं, नहीं ऐसे कंटेंट नहीं आने चाहिए। और जब कोई बात कर रहा है तो उसको आप लोग भी, माध्यम को भी चाहिए कि सपोर्ट करें, और वो जो लोग सवाल कर रही है, उस जनता जो है, जो ऐसा अच्छा देखना चाहती है, वो हमें भी देखे और नीचे आके उनको रोके भी कि इनको आप गाली गलौज क्यों करती है। तो सही बोल रहे हैं, घोर कलयुग आ गया कि जो कह रहा है कि भैया अच्छी बातें करो, ये कहना अगर गलत है तो फिर ये आप मुझे बहुत बड़ा मत समझो, आप मुझे ये समझो कि कॉमेडी देखने वाला एक दर्शक ही समझ लो, एक नॉर्मल एक समाज का नागरिक समझ लो। जो बात समझ में नहीं आती वो समाज में नहीं आती। तो मैं तो वही बात करूँगा ना कि जो मेरे समझ में आती है और मुझे पूछी जाती है, मुझे जहाँ मैं, क्योंकि मैं देश और दुनिया में शो करता हूँ तो मुझे पता है लोग कितने डरे हुए हैं इन सब चीज़ों से। लेकिन जिनको आप बोलते हैं कि ये लोग जो है वल्गर कॉमेडी करते हैं, जैसे तन्मय भट्ट वगैरह हो गए, आप उन्हीं के साथ फिर ऐड भी करते नजर आते हैं उनके साथ। इस ऐड को आप तन्मय भट्ट के साथ नहीं किया मैंने, आप समय रहने की बात कर रहे हैं। हाँ सॉरी, समय रहना की, सॉरी। देखिए क्या है कि मैं उनके साथ, मेरा ये विरोध चल रहा है, गाली गलौज नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो एक मुझे फ़ोन आता है कंपनी का कि आपको यही करना है, यही बोलना है किसान। आपने वो ऐड देखा होगा, उस ऐड में मैंने गाली देने की जो एक्टिंग की, वो गाली नहीं दी, एक्टिंग की गाली। आपने देखा वो एक्टिंग की, मैंने गाली, मैंने किसको गाली दी है? जो उनको पैसे दे रहा है, जो इनको प्रमोट कर रहा है, वो की। लेकिन फ्रेम में तो साथ ही में ही है ना सर, साथ में। हाँ, तो मगर मेरा कैरेक्टर क्या, आपने देखा हो? आपने वो ऐड देखा? देखिए मेरा उसमें कैरेक्टर क्या है। लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि जब कमर्शियल बात आई तो सुनील पाल जो है वो अपने चीज़ों से हट गए। अरे भाई, कमर्शियल तो ऐसे बहुत सारे ऑफर होते रहे मुझे। आपको क्या लगता है ये समय रहना, ये फला ये तो अब आए ना। हम तो 20 साल से, क्या हमारे पास ऐसा ऑफर नहीं है? क्या हमारे पास ऐसी वेब सीरीज़ नहीं है? क्या हमारे पास OTT, तो हमारे सामने OTT का पहला स्टैंड अप कॉमेडियन मैं हूँ। राइट। सबसे पहले स्टैंड अप कॉमेडी OTT पर, अमेज़ॉन पर मैंने की, नहीं सॉरी नेटफ्लिक्स पर मैंने की। आप उठा कर देखिए, विवेक ओबराय का जो वेब सीरीज आया था, रिचा चड्डा और क्रिकेट पे आया था, शायद इनसाइड स्टोरी कुछ नाम था उसका। उसमें सुनील पाल आया। सुनील पाल ने सबसे पहले एंट्री की। उसके पहले कोई भी स्टैंड अप कॉमेडी कभी भी OTT पर नहीं आया। तो क्या मुझे ऑफर नहीं होते ऐसे? उसमें भी साफ सुथरी कॉमेडी की, तुमने स्टैंड अप किया था, तो ऑफर तो मुझे सैकड़ों है, पैसों का भी है। मैं इसमें ही क्यों गया? क्योंकि कैरेक्टर ऐसा था कि वो इस विषय को सामने बढ़ाए कि गुक्की वाली थी, तो फला की जो गाली थी उसको मैंने गाली दे के एक्टिंग की। उसमें मैंने देखा होगा उसमें बीप डाली गई है, वो गाली की एक्टिंग की। अगर आपको लगता है मैं गाली देता तो ये लोग मुझे छोड़ते मुझे। तो जब उनके सामने जाते हैं तो उससे जब सामना होता है तो उनके क्या रिएक्शन होते हैं और आपके क्या रिएक्शन होते हैं? भाई देखिए, मैं कोई ऐसा तो बंदा हूँ नहीं कि कोई दादागिरी पे उतर आऊँ या कोई कानून अपने हाथ में ले लूँ। समाज में जो भी हो रहा है, अगर आपको पसंद नहीं है तो उसको विरोध करने का एक तरीका होता है। कोई अनशन करता है, कोई कहता मैं नहीं करूँगा, कोई कहता मैं नहीं करूँगा, और मैं लोगों को भी न करने के लिए रिक्वेस्ट करूँगा, प्रेरित करूँगा, हाथ जोड़ूंगा कि भाई ये मेरा समाज है, मेरे दर्शक परेशान हो रहे हैं आपकी वजह से, मेरे परिवार परेशान हो रहा है, आपके ट्रोलिंग से परेशान हो जाता है जो मुझे आप ट्रोल करते हो। देखता हूँ कि बहुत कैसे जान लेने की धमकी देती है, गाली गलौज कर देते हैं, किस लेवल पर ट्रोल करते हैं लोग।
इतने गिर कैसे सकते मुझे? और क्या क्या बोल रहा हूँ मैं कि भाई गाली गलौज नहीं करना चाहिए, यही बोल, ये कोई बुरी बात है? लेकिन आप जो है सिर्फ कॉमेडियंस को ही टारगेट करते हैं। फिल्मों में तो और भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ें नज़र आती हैं, वेब सीरीज़ में तो और भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ें नज़र आती हैं। नहीं होनी चाहिए। तो आपने कभी आपने उनके ऊपर कभी आपने मतलब उंगली नहीं उठाई, इसलिए शायद आपको स्टैंड अप कॉमेडी जो है वो मेरा फोर्ट है, मेरा घर है, मेरी रोजी रोटी है, तो मैं उसके लिए बोलूँगा ना। मीडिया में कोई कुछ बात है तो आपको बोलना चाहिए, फिल्म में कोई आया तो कि फिल्म वालों को बोलना चाहिए। हालांकि कुछ फिल्म वालों को मैंने बोला है, एक दो लोगों के लिए बोला मैंने कि एक फैमिली मैन आया था, तो उन्होंने कहा ये कैसा फैमिली मैन है जो गाली देते रहता, ये कैसा फैमिली मैन जो गाली देते रहता, बोला मैंने। लेकिन मेनली जो है स्टैंड अप कॉमेडी, ये मेरा फोर्ट है, इसकी रोजी रोटी है। यहाँ मैं देश और दुनिया में शो करने जाता हूँ, लोग डरे हुए घबराए हुए, मेरा काम कम हो गया। क्यों? क्योंकि लोग डरे हुए हैं, क्या कहीं सुनील पाल भी तो नहीं करेगा, हाथ जोड़ के आते सुनील जी आप गाली तो नहीं दोगे? बोला नहीं यार मैं नहीं देता हूँ, काम कम हो गया मेरा। उनको काम, उनके जो सो कॉल्ड जो OTT वाले हैं फला, उसके जो दर्शक है उनको काम देते हैं, वो पैसा कमा रहे हैं, हमें भी ऑफर होती है लेकिन हम नहीं जाते उसमें। तो ये जो काम कम हुआ आपका, तो जाहिर सी बात रोजी रोटी पे असर पड़ा। बहुत तो रोजी रोटी पे असर पड़ा तो आपने सोचा नहीं यार जो बिक रहा है अभी उसी में जाए, क्या मतलब? पैसे क्यों जाए, मैं पूछ रहा हूँ नहीं जाए तो ऑफर तो हुआ है, क्या फ़ायदा? मतलब आपने अपना काम बनता बाहर भेजा जनता, है ना? आपके घर में भले खाना है, बाकियों को उससे जहर मिल जाए, है ना? शराब बेच के, जो शराब बेचने वाले होते हैं वो तो घर पे चाहे दूध पी रहे हैं, दही खा रहे हैं, लेकिन लोगों को भी शराब पिला रहे हैं, सिगरेट पीने वाले ऐसा कर रहे हैं, तो उनका अपना, उनको कोई रोकेगा तो नहीं, इनको भी कोई नहीं रोका है। करो, अपना सेंसर अपने पास होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि भाई जिस स्टेज ने मुझे इज्जत दी, जिस ऑडियंस ने मुझे इतना प्यार दिया, जिसकी वजह से मैं पूरी दुनिया घूम चुका हूँ, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम है, मैंने 4 वर्ल्ड टूर किए, बड़े बड़े फिल्म स्टार के साथ, चाहे तो आमिर खान हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, सोनू निगम साहब हो, महेंद्र कपूर साहब हो, बड़े बड़े कलाकार, ऐसा कोई देश और दुनिया का कोना नहीं बचा। इतने एक साधारण व्यक्ति को इतने मौके मिले, जिस चीज़ ने मुझे इज्जत दी, सम्मान दिए, मैं उसके साथ कैसे गद्दारी कर दूँ? ये तो वही बात हुई ना कि जिस थाली में गया उसे मैं छेद किया। मैं वो से नहीं, ऑफर बहुत होते हैं मुझे, लेकिन मैं नहीं करता। आपको कपिल शर्मा से भी नाराज़गी है? नहीं, कहाँ कभी मैंने नहीं बोला। कपिल शर्मा का तो मैं फ़ैन हूँ बहुत बड़ा। कपिल शर्मा ने 12-13 साल से लगातार वो शो रखा है, और उसमें वो खुद भी अच्छा काम करता है, अपने दोस्तों से भी अच्छा काम कराता है, और देश का सबसे महंगा कॉमेडियन, दुनिया का मेरे ख्याल से सबसे महंगा कॉमेडियन है। मैं फ़ैन हूँ उसका। क्या ये बात सच है जो मुझको पता है कि आपने कई बार कोशिश की कपिल शर्मा की टीम को ज्वाइन करने के लिए? एक सबूत बता दो। मैंने सुना, इसे मैं आपसे पूछा। सुनी बात पे क्यों? आप मीडिया वाले हो या अफवाह फैलाने वाले हो? ऐसा एक सबूत बता दो, एक ऐसा चैट बता दे कपिल को मैंने बोला हो कि मैं तेरे शो में आना चाहता हूँ। वो मुझे कई बार बोलते हैं, कपिल बोलता है कि भाई आप सेट पे आया करो, मिला करो मुझसे, आया करो, अपने आपका ही है। बहुत प्यार करता है, बहुत मानता है मुझे, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो मुझे मानता है, ये उसकी महानता है। मैं तभी जाऊँगा जब उसको लगेगा कि सचमुच सुनील पाल के लिए कोई काम है, वरना तो उसके यहाँ पे तो लंगर लगा रहता है। आधा पंजाब वहाँ पर बैठ चुका है, और बाकी एक बहुत अच्छा कॉमेडियन पंजाबी था, उसको पंजाब ने मुख्यमंत्री रख लिया, मेरा दोस्त भगवंत मान जी। तो पंजाब मेरे घर जैसा है और घर मेरा पंजाब जैसा है। सुनील जो मैं पंजाबी आदि शान वखरी, वैसे तो मैं पंजाबी मनमौजी है, पर देश पे बात आ जाए तो हर पंजाबी फौजी है। एग्जैक्टली, आपने जो ऊंचाइयां देखी, मैंने भी आपका देखा कह रही हो, तो जब डाउनफॉल आता है तो वो उसको आप कैसे लेते हैं? मतलब वो कितना तकलीफ देह है आपके लिए कि शायद साल में एक भी दिन नहीं मिलता था आपको, छुट्टी नहीं मिलती थी, इतना आप बिजी थे उस टाइम पे, तो वो उसको आप कैसे लेते हैं? देखिए, डाउनफॉल 2 तरह का होता है। एक आपका काम की वजह से डाउनफॉल हो गया, एक होता है साजिश के तहत डाउनफॉल। इस आदमी का बाइकआउट करो, इसको काम मत दो, ग्रुपिज्म करो, फेवरेटिज्म करो, सारे इज्म मेरे साथ की। आपके साथ ग्रुपिज्म हो गया? हाँ, ग्रुपिज्म किया, सबने किया, लेकिन डाउनफॉल मैं नहीं मानता उसमें। मैं अपना डाउनफॉल नहीं मानता, क्योंकि मैं जहाँ भी आज भी काम करता हूँ, मैं जैसे पहले 10 काम करता था, अभी 4 काम करता। इन 4 में भी भगवान की कृपा से जो मेरे साथी होते हैं, जो मेरे ऑर्गेनाइजर होते हैं, उनका सम्मान करता हूँ, ऑडियंस का सम्मान करता हूँ,
और काम इतना अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, परमात्मा शक्ति दे मुझे, और मैं बहुत अच्छा काम करके आने की कोशिश करता हूँ। अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं है। तो डाउनफॉल इसको तो नहीं कहेंगे ना। काम ही नहीं कर पा रहा है, काम नहीं आ रहा है, उसे डाउनफॉल हो गया। ये तो एक साजिश है कि उसको इधर मत आने दो, उसको उधर मत जाने दो, उसको इधर बदनाम कर दिया आपस में हमारे लोगों ने, क्योंकि जल भून गए ना सब लोग। सुनील पाल एक छोटा सा आर्टिस्ट, साधारण कद का आर्टिस्ट, अनपढ़, थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, कहाँ से आया, फुटपाथ से आया, अचानक उसको लोग को ये मानना पड़ रहा है कि द ग्रेटेस्ट लाफ्टर चैलेंज का विनर बन गया वो। तो थोड़ा लोग को थोड़ा इनसिक्योरिटी हो गई कि इसकी तारीफ मत करो, इसका पत्ता काटो। टीवी शोज़ में मेरे पत्ते काटते थे जब नए शो शुरू हुए ना, सब लाफ्टर चैलेंज के बाद। लाफ्टर चैलेंज के बाद भी जितने शोज़ हुए सब में मेरे पत्ते काटे गए। Looking for a trusted companion for your pregnancy journey? 9 and Beyond brings you a unique blend of modern science and ancient Indian wisdom. From expert-led masterclasses to daily structured activities, everything is designed to support you every step of the way. Your complete guide to a confident, healthy pregnancy. Download 9 and Beyond today. किससे काटे आपको पत्ते? मतलब कौन है जिसको आप बोलेंगे कि इसने मेरे साथ लॉबी की? हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों ने भी लूटा, मेरी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी था एक लोटा। नहीं, आप समझ जाओ, सुधर जाओ। नहीं, आप उस मुकाम पे हैं कि आप अगर किसी के नाम मिलेंगे तो आपको कोई कुछ कर नहीं पाएगा। देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि जो थोड़ी आपके साथ में अगर होती है तो उससे आपको फ़ायदा भी होता है। मैं इस चीज़ को ज़्यादा मानता हूँ। डाउनफॉल जब आता है, अभी बच्चन साहब को डाउनफॉल आया था, लेकिन जब बच्चन साहब राइज़ किए दोबारा, आपके तो अच्छे दोस्त थे, आपने काफ़ी सारे इंटरव्यू किए, और बच्चन साहब बहुत मीडिया वालों को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने पूछा भी कि मीडिया वालों को आप इतने रिस्पेक्ट क्यों करते हैं? अरे ये साले ससुरे हैं क्या? अरे ससुरे हैं ये मेरे। मैंने कहा कैसे? अरे भाई जया जी जो है वो मीडिया वाले की बेटी है, खुल के कहती है कि मैं पत्रकार की बेटी हूँ। जो पत्रकार की बेटी है तो पत्रकार तो मेरे ससुरे हुए ना, और जो अभी जो आए वो सब साले हैं। है साला बुरी नजर वाले तेरा मुंह कान। एनीवेज, तो मैं कभी कभी ऐसे डाउनफॉल को अच्छा मानता हूँ, ठीक है, होना चाहिए ऊंचा। उसमें आपको पता चलता है कि आप अपने आप में क्या शक्ति है आपकी। डाउनफॉल में जब मुझे पता चले कि यार मुझे और काम करना चाहिए, ये तो अपना नहीं, वो तो फला था, इसको तो मैं मानता था, उसको नहीं मानता था, ये फला, जिसको नहीं मानता था वो तो अपना निकला, जिसको मानता था वो सपना निकला, और जिनको जिंदा समझता था वो दफना निकला। तो ये सारी चीज़ें जो है बड़ी पता चलती है, आप अपने आप को पता करते हो। स्टैंड अप कॉमेडी का मतलब होता है एक तरफा, वन एंड ओनली और वन एंड लोनली। और नंबर 1 का मतलब ही होता है अकेला। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि किस तरह से रहा जाए, लेकिन जैसा आपने कहा कि किसी के साथ कोई भी मुझे प्यार मिलता है सामने से, पहली बात तो मैं दिल से नहीं चाहता कि किसी का नुकसान, किसी का बुरा हो, क्योंकि मेरे अख्तियार में नहीं है। परमात्मा सबके साथ अच्छा बुरा करता है। मैं ईश्वर से कहता कि भाई भगवान अगर मेरा कोई गलत सोच रहा है तो मैं उसको ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उसे सद्बुद्धि दे, उसका भी भला हो और उसके द्वारा समाज का भला हो, मुझे किसी कोई बाबा। जो आपका जो लाकर चैलेंज था, जो जिसके आप लोग सब विनर थे, और बहुत अच्छी लॉबी थी वो उस टाइम पे, वो सब वाइप आउट हो गया। आज वो कहीं नहीं है क्या? सबके साथ ये सब हुआ, सबके साथ लॉबी हुई क्या? सब में एक तो पंजाब के सीएम बन गए, अब उनके साथ में भाभी थोड़ी, उनको तो बहुत बड़ी तरक्की है। हाँ, जिस पंजाब में वो हंसाते थे, आज पंजाब ने उनको सराकरों बैठा लिया है। फिर 1-2 आर्टिस्ट और थे, एक ग्रेट राजेश श्रीवास्तव जी, वो तो नहीं रहे। वो जब तक वो थे उनका कोई मुकाबला ही नहीं था। बाकी तो ये तो हर जगह होता है भाई, अगर आप 10 लोग चल पड़े हो तो उसमें 2-3 ही आगे बढ़ेंगे, कुछ लोग हो सकते हैं। मेरे साथ साजिश हुई इसलिए मैं थोड़ा सा कम ज़्यादा ऑन एंड ऑफ रहा हूँ, लेकिन जब मेरा मंच कभी देखने आएंगे या मुझे काम करने का मौका मिलेगा, जहाँ भी मिलेगा, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, या मंच जहाँ जिस भी जगह आप, ऐसे ही मैं कोई
घमंड भी नहीं बोल रहा हूँ। आप मैं पूरी परमात्मा से डर के बोल रहा हूँ कि मैं जहाँ भी प्रोग्राम करने जाता हूँ ये कोशिश करता हूँ कि वो वहाँ पे पूरी तरह से सत्संग हो, पूरी तरह से एक वातावरण हो, ऑडियंस खुश होकर जाए, चाहे वो बच्चा हो या बुजुर्ग हो। आज की डेट में जो कपराजी जो चल रहा है कल्चर, उसको आप क्या मानते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो उनसे नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि उनकी प्राइवेसी में घुसते हैं। आपका क्या मानना है उस पर? पापराजी को मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा मेहनत करें। अगर आपको लगता है कि न्यूज़ ही लानी चाहिए, फलाई चाहिए, तो वो क्या है, उन लोगों ने ईजी रास्ता का पकड़ लिया। कोई लड़की कम कपड़े पहनती है तो रोज़ उसका रूटीन फॉलो करेंगे। आज देखो इसने ये खाया, आज यहाँ जिम में गई, आज फला कर रही है, आज वहाँ फला एयरपोर्ट पे है, ये है। हो सकता है कुछ मैंने सुनने में आया कि 4 पैसे को मिलते भी होंगे, उनकी रोज़ी रोटी भी है, लेकिन थोड़ा उसको मेहनत करना चाहिए कि आज ये लड़की ने इतने नंबर लाए, एग्ज़ाम में पास हो गई, फला गरीब की लड़की, फला ये, फला ऐसा। कि लड़कियाँ हमारे देश की इतनी टैलेंटेड है और बहुत अच्छा काम कर रही है। तो पेपराजी को चाहिए कि थोड़ा सा फिल्मों में भी, इवन जो लड़की को किसी को अगर अवार्ड मिला उसको फॉलो करे, या कोई अच्छी मेहनत करे, किसी ने अच्छा प्ले कर दिया, किसी ने अच्छा गाना गा दिया किसी को, अगर आप पेपराजी को ये थोड़ा सा मेहनत करना, वो ईजी मनी के पीछे पड़ते हैं, इसलिए फिर उनको मैं कैसे। तो जो जिन लड़कियों की आप जिक्र कर रहे हैं जी जो सड़कों पे पूरे वल्गर तरीके से नज़र आती है, उनके बारे में आप कुछ आपकी क्या राय है? ये तो घोर कलयुग है ना। अब आप बताइए कि ये तो कोई भी नहीं इसको स्वीकार नहीं करेगा ना कि कोई हमारे देश की महिला, जिसको हमारे देश में सब सर्वोच्च पद से नवाजा गया है, आज देश की राष्ट्रपति हमारी महिला है, लता मंगेशकर हमारी महिला, और बहुत बड़ी बड़ी महिलाएं हमारे देश में, देवियों का रूप। वो जिस आप एक तरफ तो महिलाओं को कहते हैं कि भैया महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन एक तरफ कुछ महिलाएं ऐसा है जो उन्हीं की सुरक्षाओं की दुश्मन बनी है। फिर वो कहती कि हमें तुम ऐसा क्यों देखते हो, मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी, मतलब तुम अपने अपने फ़ायदे के लिए एक तरह से ये कितना ऊंची हरकत करती हो कि कम भी कपड़े पहन रही हो। फिर लोग कितने लोगों से कहते कि तुम ऐसा क्यों देखते हो, फिर किसी पे एफआईआर भी कर देगी, फिर किसी पे कुछ बोल भी देगी। अरे भाई, जब आपको ऑलरेडी देश ने और संस्कृति ने इतना महान दर्जा दे रखा है, और तो नारी का समाज बहुत बड़ा समाज है, नारी शक्ति, उसका सम्मान करना चाहिए इस तरह से। और मैं सोचता कि कुछ महिलाओं को ही मिल के इनको सबक सिखाना चाहिए कि भैया ऐसा मत करो, क्योंकि जो मेहनती महिलाएं हैं, जो अपने मेहनत से आगे बढ़ रही हैं, अपना घर चला रही है, जो डेली वर्कर्स हैं, जो हाउस मेकर्स हैं, जो हमारी गृहिणी हैं, कितना कितना प्यार है इनके अंदर, कितना सम्मान है इनके लिए। मैं समझता हूँ कि उनको मिल के यानी सबक सिखा चाहिए, क्योंकि ये महिला होने का गलत फ़ायदा उठा रही है। तो इनको मैं महिला, पहली बार तो मैं महिला नहीं मानता, ये राक्षस नहीं है, ये जैसा कर रही है। जैसे एक ज़माने में रामायण में हिडम्बा शूर्पणखा थी, हिडम्बा थी, उनका काम क्या था? यही सब था, नाक कटवाना। तो ये लोग ये लगे नाक कटवा रही है। और सोशल मीडिया में आप देखें तो इनके जो रील्स वगैरह होती है तो उसमें तो इतने मिलियंस में इनके जा रहे हैं, तो शायद ये भी एक बहुत बड़ा एक हमको लगता है कि इजी मनी हो गया ना, ईजी मनी है। जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे भी ऐसे ऑफर होते कि गाली गलौज करो, फला करो, इजी मनी है भाई। माई पॉकेट के 4 गालियाँ तो देनी है आपको, रीच बढ़ जाएगी आपकी। क्योंकि लोग, हमारे देश का डीएनए क्या है, 100 में से 80 बेईमान फिर भी मेरा देश महान। ये लाइन मैंने तो नहीं बनाई, ये किसी जानकार आदमी और ज्ञानी आदमी नहीं बनाई होगी, तो इसके पीछे लॉजिक तो होगा। 100 में से 80 बेईमान, कितने प्रतिशत? 80% को बेईमान, बेईमान ये शब्द इस्तेमाल किया है। ये उसी की देन है कि 20% लोग बेचारे बोलते रहते हैं कि मत करो मत करो मत करो, लेकिन 80% इतने झूठे हैं। झूठे 10, एक आदमी सच बोलेगा और 10 आदमी झूठ बोलेंगे, तो एक टाइम के बाद तो सच बोलने वाला थक जाएगा, हार जाएगा, बैठ जाएगा चुपचाप। आप थक गए कि भी हिम्मत है भी आपको? हिम्मत है, इसलिए मैं जितना बोल सकता हूँ आपके माध्यम से बोलता भी हूँ, और अपने काम में भी उसको अप्लाई करता हूँ। और जितने अच्छे लोग हैं कॉमेडियन, उनको मैं अपना गुरु मानता हूँ, चाहे वो कपिल हो, चाहे उमर शरीफ साहब हो, उनके साथ भी मैंने शो किए हैं। यहाँ पोस्टर देख रहे हैं आप,
और फिर मैंने जॉनी लीवर जी को मैं ग्रेट मानता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि उनको, मैं तो राजू श्रीवास्तव जी के लिए कहता है कि मरणोपरांत उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? हंसाना कोई कम छोटी चीज़ है? इबादत का दर्जा दिया गया उसी। राइट घर से मस्जिद है दूर, चलो ये कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। इबादत तो एक 40 साल तक आदमी जिंदगी भर हंसाता रहा, आज दुनिया से चला गया, भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए उनको? इससे बड़ा क्या काम हो सकता है? क्या बहाना है आपके पास? जॉनी लीवर जी को नहीं मिलना चाहिए भारत रत्न? जिंदगी भर हंसाया उस आदमी ने, क्या बहाना करते हो? पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न, सारे अवार्ड मिलना चाहिए जॉनी लीवर जी को, क्यों नहीं देते आप? लाफ्टर से बेस्ट मेडिसिन कहते हैं, क्यों कहते हो? दवा का काम करती है। हंसाने से बड़ा क्या है? क्या हो सकता है आपके लिए? लेकिन नहीं देते हो। आप अपनी चमचागिरी में लगे रहते हो कि उसने मेरी चमचागिरी की, उसको अवार्ड दे दो, फला की चमचागिरी। तो 100 में से 80 पर मैं फिर देश में हम क्या कर सकते? लेकिन सुनील पाल अपने लिए बोलता रहेगा, जो बोलता है तो लोग चुपता है। मैं सच बोलता हूँ, मैं किसी पे दादागिरी नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी पे, मेरे साथ जो मुझे दिखता है, जो मेरे साथ मैसेज लोग मुझ तक मैसेज पहुँचाते हैं, मेरे काम में जो मुझे दिखाई दे रहा है नफ़ा नुकसान, तो वही बात कर रहा हूँ कि भैया ऐसा मत करो। इससे आप तो अपना काम कर रहे हो, कमा रहे हो। एक गलत आदमी को जब अवार्ड मिलता है तो एक कितना टैलेंटेड आदमी के साथ अन्याय होता है पता है आपको? एक 40 साल से एक आदमी हंसा रहा है लोगों को, उसके साथ कितना अन्याय हो रहा है मुझे बताइए। क्या वो आपकी चमचागिरी करे आके? क्या बताया कि मैं आपको बताना पड़ रहा है कि वो आदमी हंसा रहा है? क्या बहाना आपके पास? उससे बड़ा भाई सिंगिंग है, एक्टिंग है, डांसिंग है, सारी कलाओं को सलाम है, लेकिन हंसाना सबसे ऊपर है। एग्जैक्टली। किस कॉमेडी जॉनी लीवर साहब को आज तक कोई अवार्ड क्यों नहीं मिला बड़ा फास्ट, जिसको आज तो जॉनी साहब को फिल्में भी नहीं मिल रही हैं। बहुत मैं ये ये कह रहा हूँ, त्रासदी है, कम बोलेंगे ये तो। 40-50 साल से वो आदमी साफ सुथरी कॉमेडी कर रहा है, राइट। किसी कंट्रोवर्सी में नहीं है। राजू श्रीवास्तव जी ने क्या किया? 40 साल तक टीवी पे, फिल्मों में, स्टेज पर, गांव गांव जाकर लोगों को हंसाया। आज कितना गांव गांव जाते हैं, लोगों को आज याद करते हैं। मुझे लोग अचानक मिलते थे, राजू भाई कहते हैं, मैं उनको सुधारता नहीं हूँ, मैं समझ जाता हूँ कि इन्होंने मुझे पहचान लिया, लेकिन उनको मेरा नाम याद नहीं आ रहा। लेकिन मुझे उसमें भी प्राउड फील होता कि राजू भाई बोल रहे, मतलब मेरे लिए तो सम्मान की बात है। उनका चेला हूँ, शिष्य हूँ, तो मुझे अच्छा लगा। अवार्ड मिलना चाहिए, कॉमेडी को मिलना चाहिए अवार्ड भाई, जो सच्चा और अच्छा कॉमेडी। आप वल्गर कॉमेडी वालों को पैसे दे रहे हो, उनको मौके दे रहे हो, फला कर रहे हो, क्या समाज में मैसेज दे रहे हो आप? सुनील पाल बोल रहे हो तो ट्रोल कर रहे हो उसको, करो। आप बोलते हो उसमें बुराई किया, कोई बुराई नहीं। क्या बुराई? आपको क्या बुराई नहीं दिख रही उसमें? अरे हद हो गई भाई, हद हो गई। अगर बुराई नहीं तो फिर आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं? गांव गांव जाते हो, वहाँ पे ये सवाल क्यों किए जाते हैं? प्रोग्रामों में मुझे लोग सरकारी शो में या फला शो में या बर्थडे के शो में या फैमिली शो में या कॉर्पोरेट शो में इवन क्यों कहा जाता है? कॉलेज के शो में क्यों कहा जाता है कि वल्गर मत करना या कोई डबल मीनिंग क्यों कहा जाए? तो आपको लगता है कि सरकार को इंटरफेयर करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, सज़ा होनी चाहिए इसके लिए सज़ा होनी चाहिए कि जो वल्गर करे, और सज़ा वो सीरियसली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 दिन के अंदर कर दिए, इनका उल्टा नाम हो गया। ये तो जानबूझ के करते हैं ऐसा। भाई 2 दिन की 3 दिन की सज़ा होगी तो लोग तो इसको पब्लिसिटी स्टंट समझेंगे ना। पब्लिसिटी का बहुत अच्छा जरिया है। एक आदमी गिरफ्तार हो जाता है, पूरी मीडिया उसको तरफ जाती है, चौथे दिन जो वापस आता है तो उसका उसमें सांस लेने की फुर्सत इतने काम आ जाते हैं उसके पास में। राइट। आपके टीवी शोज उसको प्रमोट करते हैं। समाज जिसकी वजह से बिग लॉस में, उन्हें सेलिब्रिटी बनाया जाता है बिग बॉस में। समाज जिनकी वजह से बिग लॉस में, उन्हें सेलिब्रिटी बनाया जाता है, उन छपरियों को सेलिब्रिटी बनाया जाता है बिग बॉस को। घोर करी हो गई। तो आप बिग बॉस के कॉन्सेप्ट से भी मतलब मुतफिक नहीं है? पहले 2-3 सीजन मुझे पसंद आए थे, मैं देखे थे। उसमें कुछ मुझे ऑफर भी हुए थे। एक में एहसान कुरैशी गए थे, राइट। वो मुझे ऑफर हुआ था। एक में राजू भाई गए थे, तो वो मुझे ऑफर हुआ था। तो मैं कहीं अपने कामों की वजह से तीसरी बार मुझे फिर बाद में बात नहीं बनी। लेकिन अब मैं जाना नहीं चाहता, अब नहीं जाना चाहता मैं बिग बॉस में। वहाँ भी आपको पूरी बल तो बिग बॉस शो ही, मतलब ये समझ लीजिए कि आपको अगर पागल होना है या आपकी डिग्निटी ख़त्म करनी है तो चले जाओ बिग बॉस में। मतलब क्योंकि हाँ, अगर आप उनके मैच्योर उनके लेवल पे हो, छपरी तो छपरी हो, तो फिर आपकी खबर रोज़ छप रही हो वहाँ पे, आप जैसे हम नहीं जैसा।
हमारा काम है कि भैया हंसाना जो है, और सब्जेक्ट कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि सब्जेक्ट से आप पीछे हटो। सब्जेक्ट आपका मीडिया पे भी होना चाहिए, कॉमेडी में। सब्जेक्ट आपका प्यार मोहब्बत पे भी होना चाहिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी होना चाहिए, जंजिस पे भी होना चाहिए। जितना स्पाइसी कर सकते हो, जितना मसालेदार कर सकते हो करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। लेकिन एक हद तक वल्गर नहीं। वल्गर नहीं होना चाहिए। कॉमेडी करो, अच्छी करो, क्या के कितना सब्जेक्ट है दुनिया में, कितनी बातें हैं। आज तो ये जो जंजिस पढ़े लिखे हैं, इनके पास तो बहुत मसाले हैं। पढ़े लिखे होने के का मतलब होता है कि दुनिया आपके हाथ में, दुनिया भर के सब्जेक्ट होने के बाद में कहाँ क्या कर रहे हो आप, कोई गाली गलौज का मामला कर रहे हो, नहीं करना चाहिए। ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है भाई, आप ट्रोल करते रहो मुझे, लेकिन मैं तो कोई गलत बात कर रही रहा हूँ। सुनील जी, अगर थोड़ा पीछे जाते हैं, आपके बचपने में जाते हैं, तो बचपना कैसा था आपका? बचपन में मेरा जो था वो एक कि मेरे पिताजी रेलवे में थे, मगर उनको शराब पीने की आदत थी, और शराब पीने की आदत की वजह से पिताजी का पेमेंट शराबियों में जाता था और पीने में जाता था। मेरी माँ अपने बहनों में 6 बहनों में सबसे बड़ी थी, तो उन ज़माने में ससुराल से वापस आई लड़की बहुत बुरा समझा जाता था। बाकी 5 बहनों की शादियाँ, क्योंकि वे और गरीब परिवार से थी, तो मेरे नाना नानी ने कह दिया था कि तुम के साथ वहीं रहो, चाहे जैसे भी रहना पड़े, जियो या मरो, लेकिन वापस इसलिए मत आना कि तुम अगर आ गई तो बाकी 5 बहनों की शादियाँ नहीं होगी। तो इस तरह के जीवन हमने बचपन में गुजारा। मार खाने में, मार खाता था, भूखे रहते थे, पढ़ाई के पैसे नहीं, कपड़े पहनने के पैसे नहीं, भिखारियों की तरह ज़िंदगी थी, भीख मंगे की ज़िंदगी। किसी ने खिला दिया, किसी ने पिला दिया, कहीं सो गए, कहीं रह गए, कहीं कुछ हो गया। दादाजी रेलवे में थे, वो रिटायर हुए थे, वो 500 रुपये उस वक्त देते थे रिटायरमेंट के। 500 रुपये हमारे घर पे देते थे, जिसमें हमारा घर का खर्चा चलता था। तो पिताजी तो पूरे पैसे बर्बाद करते थे, नशे में आदी हो गए थे। फिर बचपन से मैंने काम करना शुरू किया। कड़िया का काम करता था, मिट्टी गोटे का काम करता था, साप्ताहिक मार्केट में, सब्ज़ी मार्केट में असिस्टेंट बनता था, सब्ज़ी चुनना, ये करना, बेचना। और रात में जितनी सब्जियाँ बच गई वो अपने घर लेके जाता था परिवार के लिए। दाल मिल में काम करता था। माँ को बाहर जाने की परमिशन नहीं थी, तो माँ घर में बेचारी जितना जो कर सकती थी हमारे लिए, हमारा जो भी कर सकती थी सब करते थे। दहशत का माहौल था, पिताजी घर पे मारते बहुत थे। तो पिताजी डर, पिताजी माँ को भी मारते थे? हाँ, बहुत मार, उस उसको भी मारते थे, मुझे भी बहुत मारते थे। खाना नहीं मिलता था हम लोग को। और स्कूल में बच्चों को खाना खाते देखता था तो जाके मांगता था, तो किसी ने दे दी खास रोटी है कुछ ऐसा, इस तरह से। घर पे जाने की खुशी नहीं होती थी, घर पे जाकर खाना ही नहीं बनता था। घर पे जाके जाने का डर लगता था, दहशत थी कि पिताजी हमें तो मारेंगे, और पिताजी को मारने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए, तो उनको मारने में मज़ा आता था। उस टाइप से था। तो ऐसे था, लेकिन शिकायत किसी से नहीं, वो सब हमारी किस्मत थी। जो हमारी किस्मत में था वो उसी माहौल में बड़े हुए। और 2 बहनें थी, मैं। तो बॉम्बे जब मैं आया तो यहाँ कोई सहारा तो था नहीं। एक चाय की दुकान पर नौकरी कर ली, फुटपाथ पर रहता था, वहीं 3 साल रहा, काम धंधा ढूंढा। जॉनी लीवर जी मिले वीर कृष्णा जी द्वारा, उन्होंने अपने घर पे मुझे बुलाया, जिम्मी भाई मिले, काम करना शुरू किया ऑर्केस्ट्रा में, फला में, यहाँ वहाँ। जब थोड़ा स्टेबल हुआ तो परिवार में माँ और बहनों को यहाँ ले आया, क्योंकि माँ बहनों का बुरा हाल था, बहुत बुरा हाल था। क्योंकि मैं थोड़ा था तो माँ पिताजी को थोड़ा एक था कि भाई ये इसके सामने हम थोड़ा सा लिहाज करते थे बाद में। लेकिन जब आ गया तो फिर वो शराब का नशा था, शराब के नशे की वजह से वो संभाल नहीं पाते थे। परिवार में बड़ा बुरा हाल होता था, कोई सपोर्ट नहीं था, कोई सहारा नहीं था। तो वो सब चीज़ें करते हुए मैं यहाँ आया। जब यहाँ थोड़ा कमाने लगा, किराए का रूम छोटा सा लिया मैंने चौल में, बड़ी मुश्किल से किराया दे पाता था। उस हालत में मेरे परिवार को ले आए, और यहाँ मैं उनके साथ, परिवार के साथ में रहता था। जितना हो सके हमने वो किया, और उनके आशीर्वाद से फिर पनपता चला गया, धीरे काम मिलना शुरू हुआ। और 10 साल 95 में बॉम्बे आया था, 2005 में लाफ्टर चला रहा, लेकिन उससे पहले काम ऑर्केस्ट्रा का,
इवेंट्स का, फिर सालों का सब शुरू हो गया। माँ के आशीर्वाद से, बहनों के आशीर्वाद से सब शुरू हुआ। और आज लाफ्टर के बाद तो फिर नेवर लुक बैक वाला मामला है। और फिर पिताजी की भी आए, पिताजी को भी मैंने एक वो उनका मैं समझता था कि वो अपने आपे में नहीं थे वो टाइम में, लेकिन उसके बाद फिर मेरे पिताजी को भी हम सब मिल के बहुत अच्छे से रहे। उसके बाद ज़्यादा दिन पिताजी हमारे साथ नहीं रह सके, कुछ दिन बाद लाफ्टर के 2 साल बाद चले गए, 2-3 साल बाद चले गए। लेकिन उन्होंने मुझे मेरा राइज देखा, आते थे, आशीर्वाद देते थे, मुझे तो बस इतना ही काफ़ी। लेकिन वो कड़वाहट निकल नहीं कभी नहीं कड़वाहट थी नहीं, मैं थी कभी नहीं। मैं देख के पिताजी को कभी उनको नाराज़ नहीं हुआ कभी। तो जब आप माँ और अपनी सिस्टर सुन लेके जब बॉम्बे आए जी तो पिताजी ने कहा नहीं कि हम भी चलेंगे साथ में, या नहीं, वो तो तब तो उनका बहुत वही चलता था। नौकरी तो थी उनकी वहाँ पे, क्वार्टर था रेलवे का, और वो परवाह भी नहीं करते थे। तो जब लेके आया यहाँ पे तो काफ़ी दिन तक आए नहीं वो, तो 1-8 साल तक नहीं आए, फिर बाद में आए भी। शराब ही दरअसल क्या है, देखिए शराब जो होता है ना, वो शराब जो है वो ख़राब करती है समय, नशा जो है लगता है। इंसान शायद इतना बुरा नहीं रहा होगा। तो जब आप यहाँ पे जिस रेस्टोरेंट में आप काम करते हो वो कहाँ पे था? सांता क्रूज में। सैंडल अभी भी है वो? हाँ अभी भी। मुलाकात होती है उन लोगों से? अब तो लोग बदल चुके हैं, लेकिन वो फुटपाथ पे जब भी मैं उस तरफ से जाता हूँ, माथा टेकता हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये मेरे सेकंड माँ है मेरे लिए, बॉम्बे की माँ है। वहाँ जितने ग्राहक आते थे वो मेरे लिए भगवान है, वो मेरे गुरु है। कोई टपूरी आ गया, ए चाय ला चाय ला, मतलब गली तरफ, ए चाय चाय ला। कुछ स्ट्रगल रहता था, ए एक्टिंग दे एक्टिंग, उन्हें एक कटिंग एक कटिंग। कोई गुजराती है, बेटा बेटी दे, मैंने कहा बेटा बेटी, मैं बेटा बेटी दे, तो चाय 2 चाय दे। एक कोई शराबी आ गया, ए 90 दे, मैं 90 में वहाँ मिल गया, अरे 99 लोग चाय पियेंगे इस टाइप। तो वहाँ से मुझे सीखने का मौका मिला और चलता चाहिए। और चौल कहाँ पे ली थी आपने किराए पे? सांता क्रूज वेस्ट में, जहाँ पे वो भी कमाल की जगह है सांता क्रूज वेस्ट में। वहाँ पे हिंदू शमशान भूमि भी है, कैथोलिक क्या मैं सीमेंट्री भी है, और मुस्लिम कब्रस्तान भी है। तो जितने बड़े बड़े तीनों जाति के लोग जो मरते हैं, बड़े बड़े स्टार, वो वहीं आते थे, और मुझे फिल्म स्टार देखने का मौका मुझे मिलता था उस बहाने। फिल्म फेयर अवार्ड भी बाजू में होता था SNDT में था। हाँ, तो वो कह सकते कि कहीं ना कहीं ऐसा था कि पहले से एक था कि भैया ये सराउंडिंग माहौल था, फिल्मी दुनिया का माहौल था कि भैया मैं रहूँगा। और मिलते चले गए वहाँ, फिर बहुत सारे दोस्त बने, जब आज कहीं ना कहीं जगह पे है, और कैरेक्टर मिले। रतन नूला की मुलाकात वहीं हुई। तो वो जगह जो सांता क्रूज वेस्ट जो है, वो मैं सांता क्रूज में मेरा सांता क्लॉज से कर ली। सैंटा क्लॉज। रतन नूरा एक कोई कैरेक्टर था जो आपको मिला था? बिल्कुल वहीं मिले। वो टैक्सी ड्राइवर थे, शराब पी के, ऐसे दुबले पतले, एक कैरेक्टर था वो शराब पी के आता था, तो वो इस तरह की बातें करते थे। तो मैंने उनकी कॉपी की, और देखिए वो भी एक शराबी ने जन्म दिया और एक शराबी ने लाइफ बना दी। तो मैं समझता हूँ कि शराबी का मेरे जीवन में बहुत बड़ा हाथ है। शराब मेरे लिए कभी कभी मैं कह सकता हूँ कि जीवन दान वरदान साबित। रतन नूरा का एक एक्ट आप कर दें अपने दर्शकों के लिए। हमारा नाम है रतन नूरा, और आज हुआ है हमारा स्ट्रगल ख़त्म पूरा, क्योंकि इम्तियाज़ भाई के बिना हम था अधूरा। और इम्तियाज़ भाई और मेरी सहेली के साथ हमारा जीवन बना है काशी और मथुरा, और जो इस पॉडकास्ट को नहीं देखेगा वो सारा हुआ है धतूरा। अभी नए साल की शुभकामनाएं मैंने उनको दी। मुझे रतन भाई हैप्पी न्यू ईयर। अबे हम तो सितंबर में ही हैप्पी न्यू ईयर कर चुके हैं। कैसे? कान का बहुत कच्चा था, कोई भी हमारा कान भर देता था, तो डॉक्टर के कहने पे नया कान लगाया, और पूरे मोहल्ले ने हमसे कहा रतन भाई हैप्पी न्यू ईयर। एक दिन मुझे कह रहे सुनील शुद्ध शाकाहारी हूँ, हम शुद्ध शाकाहारी हूँ। वेरी गुड। तो घर पे जाके तो चिकन खा रहे थे, देखा अरे अब तो शुद्ध शाकाहारी, चिकन क्यों खा रहे? ये तो घर की मुर्गी है बे, दाल बराबर, और तू है साले सुनील पाल बराबर। तो ऐसे इनकी दुर्घटनाएं आती रहती है सामने। वही नहीं, एक चीज़ और वहीं आप चलते रहते कि आपकी ज़िंदगी में जॉनी लीवर साहब का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत बड़ा। वो मेरे गुरु है, शिक्षक है, प्रशिक्षक है, परीक्षक है, निरीक्षक है, और मेरे प्यारे दर्शक भी है। यहाँ पे बॉम्बे में आपको मतलब पैसों से सपोर्ट कभी किसी ने किया? किसने किया? उसी परिवार है, लीवर परिवार।
जॉनी भाई के घर पे जॉनी भाई ने अपनी वाइफ सुजाता भाभी जो हमारी, जिनको मैं माँ अन्नपूर्णा कहता हूँ, ये कह दिया था कि ये कभी भी आए इसको खाना खिलाना, इसको ये कुछ अगर स्ट्रगल कर रहा है तो इसको कुछ अगर पैसे वैसे की मदद, उस वक्त की ज़रूरत क्या थी 100-200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये मैक्सिमम दे देती थी भाभी हमेशा ही। फिर जिमी भाई, उनके परिवार में मुझे बहुत खाना खिलाया, पैसे की मदद की, उस परिवार में मुझे बहुत सपोर्ट। ये परिवार राजू भाई ने अपने शुरू में कैसेट में बहुत काम दिया मुझे, और ज़बरदस्ती बुला लेते थे, इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था तो भी एक्टिंग करवा लेते थे, और कुछ और 1000-500 रुपये जाते जेब में डाल देते, जो हमारे स्ट्रगल का टाइम बहुत बहुत बड़ी बात थी। ये मैं आपको बता रहा हूँ 96-97 की बात है। कभी सलमान खान से मुलाकात, कभी उनसे कुछ? सलमान खान साहब से 2 मुलाकात हुई। एक तो मेरा सनसे अवार्ड लाफ्टर से पहले हुआ था, तो किरण कोठियाल मुझे लेके गए थे सनसे अवार्ड में, और मोरानीज के साथ फिल्म स्टार शूट करता ही था, तो वहाँ पे स्टेज पर मैं परफॉर्म करता, बप्पीदा बना था मैं, वो बड़ा हिट हुआ था स्किट हो, और वो उनका रिहर्सल उनका मेरे बाद उनकी एंट्री थी, तो वो भी विंग में आके खड़े थे मेरे साथ में, मुझे ऐसा देख रहे थे, और कभी हंस रहे थे, कोई गुस्से से देख रहे थे, तो हमने कहा सलमान भाई कैसे हैं? अच्छा हो, अच्छा, वो जो भी करता है। उसके बाद फिर मुझे किक पिक्चर में उनके साथ काम करने का मौका मिला। एक सीन उसमें भी बड़ा, 2 सीन थे लेकिन एक कट गया, एक सीन। फिर उसके बाद क्रिस 2 में, क्रिस में मेरा काम था ऋतिक रोशन के साथ, वो भी कट गया। तो कभी कभी मैं कहता हूँ कि एक कचरे वाले को क्रिस ने स्टार बना दिया, और एक स्टार को क्रिस ने कचरा वाला बना दिया। क्रिस का गाना सुन लेगा वो वाला जो बंदा है, ले बेटा। चलिए सुनील जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा बात करके। अगर बातचीत में कहीं कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आप ही का विद्यार्थी हूँ। आप सब जियो हज़ारों साल, यही तहदे से दुआ दरा सुनील पा। लव यू ऑल, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, कामयाबी के हर मुकाम पे अपना घर बसाते रहिए। मेरी सहेली कब मिलेगी तू सहेली, कब तक बनी रहेगी पहेली। वाह, ऐसे मत छोड़िएगा, आप पहले सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरी सहेली पॉडकास्ट शो को, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा आप। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।